सभी आदरणीय व्यक्तित्व मेरे सामने हैं। मुझसे पूर्व विजय मल्होत्रा जी ने अपने अनुभव से जन्य बहुत सारी बातें हम सबके बीच में कही, और उनको तो मैं जानता हूं कि वो हिंदी के मामले में और वर्तनी के मामले में और खासतौर पर इस तरह के जो जो सुविधाएं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या अन्य सॉफ्टवेयरों में है, उनके मामले में कोई भी समझौता न करने के लिए जाने जाते हैं। और मुझे हमेशा वो कहते रहे हैं कि मुझे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वो एडिशन चाहिए जिसमें सारी सुविधाएं हो। मैं कोई बहाना नहीं चाहता। मैं ये नहीं सुनना चाहता कि ये इस वजह से ये चीज नहीं है या उस वजह से ये नहीं। तो उनका जो समर्पण है और उनकी जो एक परफेक्शन के प्रति उनका जो जो एक प्रतिबद्धता है, वो बहुत ही प्रशंसनीय है। मेरे सामने जो सम्मानित महानुभाव हैं, उन सब में मुझे आदरणीय अशोक बत्रा जी, डॉक्टर जयशंकर यादव जी, तोमियो मिज़ोकामी जी, हमारे मोहन बहुगुणा जी, विजय मल्होत्रा जी, नर्मदा जी, शिव निगम जी, अश्विनी जी, उमेश जी, शिखा जी, जगन्नाथन जी, अनूप भार्गव जी, आप सभी दिखाई दे रहे हैं। तो जितने चेहरे मुझे दिखाई दे रहे हैं, किरण खन्ना जी, आप सबका नाम लेते हुए और आप सबका, अनिल जी, आप सबका अभिवादन और अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। इस बीच जवाहर कर्नावट जी और सुरेश मिश्रा जी भी दिखाई दे रहे हैं। तो बहरहाल मैं अपनी बात, जैसा कि हमेशा होता है, और आपने मोहन जी आपने भी जिक्र किया कि अपनी स्क्रीन को साझा करते हुए और थोड़ा बहुत व्यावहारिक ढंग से हम अपनी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। तो एक छोटी सी प्रेजेंटेशन भी मैंने बनाई है। हालांकि ज्यादातर तो हम लोग थोड़ा व्यावहारिक रूप से देखेंगे चीजों को, लेकिन प्रेजेंटेशन भी हल्की सी मैंने बनाई है, तो उसको भी आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। और मेरी स्क्रीन कुछ सेकंडों में आपके बीच में शेयर हो जाएगी, शायद अब आपको दिखने लगी है। पहले पेज पर आ जाता हूं मैं। हाँ, तो आज का हमारा विषय बिल्कुल स्पष्ट है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में शब्दकोश। इसी पर हम सीमित रखेंगे, और इसकी एक पृष्ठभूमि है, जहां तक मुझे याद आता है, जो अभी 5 वर्षों का कार्यक्रम हुआ था वैश्विक हिंदी परिवार का, उसमें अगर मैं गलत नहीं हूं तो राजेश्वर जी ने इस बारे में जिक्र किया था कि कुछ ऐसे विषय हैं जिनको अक्सर हम लोग ध्यान नहीं देते, और लेकिन उन पर हमें करना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर शब्दकोश या डिक्शनरी, जो लोग समझते हैं कि बहुत छोटी चीज है, लेकिन हम में से अधिकांश लोग उसके बारे में सही जानकारी नहीं रखते, या उतनी नहीं रखते जितनी कि उनके लिए बड़ी उपयोगी सिद्ध हो सकती है। तो कुछ और भी विषय वहां मित्रों ने उस 5 वर्षों के कार्यक्रम में सुझाए थे, और वो विषय हमने आगे के लिए रखे हैं। उनमें से पहला यही है कि शब्दकोश पर हम बात करें। और ये भी अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है कि हम लोगों के सुझाव लेते हुए अपने कार्यक्रमों को तय कर सकें। तो इससे सचमुच एक इंटरेक्टिविटी आती है, लोगों की भावनाओं, लोगों की जिज्ञासाओं, उनका हम सम्मान कर सकें। और उस ऐसा नहीं है कि ये सारे विषय जो हैं अपने पास तैयार ही रखे हुए हैं, इसके अनुरूप हम तैयारी करें और सही जानकारी देने की कोशिश करें, और वही मैं करने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं माइक्रोसॉफ्ट शब्दकोश को बहुत लंबे समय से इस्तेमाल करता था। मैं भी उसको लगभग पिछले 7-8 सालों से या 10 वर्षों से इस्तेमाल कर रहा हूं। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में शब्दकोश और भी पहले से है, जहां तक मुझे ध्यान आता है सन 2003 से ये उपलब्ध है, लेकिन लोगों के बीच में जागरूकता कम है। अक्सर हम लोग ये बात करते रहे हैं कि अंग्रेजी में तो हम लोग अपना जब भी कुछ काम करते हैं तो आसानी से स्पेलिंग चेक देख लेते हैं, थिसॉरस देख लेते हैं, लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं हो पाता। आज भी अनेक कार्यक्रमों में जब हम लोग जाते हैं तो लोग इस तरह की बात करते हैं, और तब ये उनको बताते हुए थोड़ा दुख भी होता है, आश्चर्य भी होता है कि 22 साल कम से कम हो चुके हैं इस सुविधा को आए हुए, अब आपको पता नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। तो जागरूकता की थोड़ी हम लोगों के बीच में कमी है। हालांकि लोग कहते हैं कि उसके लिए भी आप ही लोग जिम्मेदार हैं, कि अगर हमारे पास जागरूकता नहीं है तो उसके लिए भी आप ही जिम्मेदार है। चलिए जो भी है, लेकिन एक बहुत बहुत अच्छी सुविधा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिक्शनरी के रूप में हिंदी में भी मौजूद है, और अन्य भारतीय भाषाओं में भी है। कम से कम हमारी 14 भारतीय भाषाओं में तो अच्छे शब्दकोश माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उपलब्ध हैं ही। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं है, आप चाहें तो अपने शब्दकोश उन भाषाओं में भी डाल सकते हैं जो भाषाएं शब्दकोश में समर्थित नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप चाहें तो बज्जिका का अपना शब्दकोश बनाकर इसमें डाल सकते हैं। आप चाहें तो ब्रजभाषा का, अवधि का, ये शब्दकोश बनाकर आप खुद डाल सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। ये सुविधा है, जिसको हम देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये देखते हैं कि ये है क्या, एक बुनियादी बात
समझने की कोशिश करते हैं कि ये शब्दकोश या डिक्शनरी है क्या। तो ये एक इनबिल्ट फीचर है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आता है। ये स्पेलिंग को जांचता है, शब्दों के अर्थ और सुझाव भी देता है। अगर आपने गलत स्पेलिंग लिख दी है, गलत वर्तनी लिख दी है, आप राइट क्लिक करते हैं तो आपको सही वर्तनी सुझाई भी जाती है और नए शब्द जोड़ने की सुविधा भी देता है। तो बुनियादी रूप से 3 बड़े बिंदु हैं इसके बारे में कि ये कार्य करता है। अब इसमें एक ही तरह की डिक्शनरी नहीं होती। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में 3 तरह की डिक्शनरी होती है। पहली है मुख्य डिक्शनरी, जो कि माइक्रोसॉफ्ट खुद अपनी तरफ से उपलब्ध कराता है। जब आप किसी भाषा को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या ऑफिस के किसी भी एप्लीकेशन में जाकर के किसी भाषा को जोड़ते हैं या उसमें प्रूफिंग टूल को सक्रिय करते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक डिक्शनरी उसमें सक्रिय कर दी जाती है जो इनबिल्ट डिक्शनरी होती है, अंतर्निर्मित होती है। दूसरी एक होती है कस्टम डिक्शनरी। आपने जब भी देखा होगा कि आप कुछ शब्दों को जब जोड़ते हैं तो वो शब्द एक कस्टम डिक्शनरी में जुड़ते हैं, यानी आपकी अपनी अनुकूलित डिक्शनरी। वो डिक्शनरी दूसरे लोगों के लिए डिक्शनरी को प्रभावित नहीं करती, यानी मूल डिक्शनरी में वो नहीं जाती है, वो आप तक सीमित है। आप इसलिए उसका नाम है कस्टम डिक्शनरी, अनुकूलित डिक्शनरी या अनुकूलित शब्दकोश। अब तीसरी है थिसॉरस। इसका एक अलग डेटा बेस मान लीजिए जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होता है। तो बुनियादी रूप से ये शब्दकोश माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पाए जाते हैं। इसके 3 प्रकार जिनका जिक्र मैंने किया। मेन डिक्शनरी वर्ड के साथ आती है, भाषा के अनुसार होती है और ये संपादित नहीं की जा सकती। हमें से अनेक लोग सोचेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डिक्शनरी में भी हम जाकर के इस शब्द को बदल दें, तो नहीं, वो नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो कोडेड है, वो कोड के रूप में है, तो वो संपादित नहीं होती। दूसरी कस्टम डिक्शनरी, जो या तो यूजर के द्वारा बनाई जाती है और या फिर बनाई नहीं जाती, तो फिर वो डिक्शनरी आप जब आप राइट क्लिक करके किसी शब्द को जोड़ते हैं तब वो फिर डिक्शनरी इसमें शामिल होती है। और तीसरी है थिसॉरस, जो कि आप यहां देख पा रहे हैं। इसमें आप सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को देख सकते हैं, जो एक अलग डिक्शनरी है। इसको भी आप संपादित नहीं कर सकते हैं। तो ये 3 अलग अलग प्रकार के शब्दकोश माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पाए जाते हैं। और जैसा कि आप समझ गए कि 2 अलग अलग इसके रूप हो गए। एक तो वो शब्दकोश जिनको आप संपादित नहीं कर सकते और एक वो जिनको आप संपादित कर सकते हैं। अब शब्दकोश की मुख्य विशेषताएं। गलत शब्दों के नीचे लाल वर्तुल रेखा आ जाती है, जिससे पता चलता है हमें कि ये जो है शब्द, इसकी वर्तनी गलत है। अब वर्तनी शब्द जो है हिंदी का, वो शायद अंग्रेजी के स्पेल चेक से ज्यादा व्यापक है, उससे ज्यादा वो विशद है उसका अर्थ। किंतु फिलहाल हमारे पास स्पेल चेक के विकल्प के रूप में वर्तनी शब्द ही उपलब्ध है, इसलिए वर्तनी की जांच शब्द का ही मैं यहाँ प्रयोग कर रहा हूं। तो गलत शब्दों के नीचे लाल रेखा आ जाना, राइट क्लिक करने पर सही सुझाव दे देना। अगर आप चाहें तो किसी शब्द के नीचे जब लाल रेखा बताई जाती है तो आप चाहें तो उसको इग्नोर कर सकते हैं, यानी अनदेखा कर सकते हैं, या चाहें तो उसको डिक्शनरी में जोड़ सकते हैं ताकि अगली बार माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उसको पहचान ले। उसके बाद शब्दकोश में शब्द जोड़ना। अगर कोई शब्द वो पहचान नहीं पा रहा है तो आप ऐड टू डिक्शनरी करके उसको जोड़ सकते हैं, अगली बार वही शब्द गलत नहीं माना जाएगा। और फिर कस्टम शब्दकोश को संपादित करना। तो बुनियादी रूप से ये विशेषताएं हैं इसकी। कई तरह की डिक्शनरियों का आप प्रयोग कर सकते हैं। अब हम में से अनेक लोग नहीं जानते, या मैं भी नहीं जानता था पहले, कि सिर्फ एक ही डिक्शनरी जो माइक्रोसॉफ्ट उपलब्ध कराता है वही जरूरी नहीं है कि आप उस तक सीमित रहें। आप चाहें तो अपनी खुद की डिक्शनरी बना सकते हैं, यहां तक कि विभिन्न विषयों पर बना सकते हैं। जैसे आपकी अपनी एक चिकित्सा की डिक्शनरी हो सकती है, एक विधि की डिक्शनरी हो सकती है, प्रौद्योगिकी की हो सकती है। और ये जो डिक्शनरियां हैं ये .dic नाम की फाइल में स्टोर होती है। .dic फाइल सुनने में बड़ा हमें लग रहा है कि डिक्शनरी फाइल है, ये तो कोई बड़ी विशिष्ट रूप की, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बड़ी सिंपल टेक्स्ट फाइल है जिसमें सारे शब्द एक के नीचे दूसरा शब्द ऐसे जमाए हुए, मतलब एक शब्द के नीचे दूसरा, दूसरे के नीचे तीसरा, ऐसे शब्दों की आप एक फाइल बना दीजिए और उसका नाम कर दीजिए .dic। .txt की बजाय या .docx की बजाय आपने .dic कर दिया तो वो डिक्शनरी बन गई। इतना सरल है डिक्शनरी बनाना आपकी अपनी, और उसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लाना भी बहुत सरल है। हम देखेंगे उसको। जरूरत के अनुसार आप इनेबल डिसेबल भी कर सकते हैं इसको। आप चाहें कि भाई अब ये मेरा काम हो गया तो अब ये डिक्शनरी पड़ी रहे भले ही वर्ड में, लेकिन अब इसका इस्तेमाल नहीं करना, तो आप इसको डिसेबल कर सकते हैं। भाषा विशिष्ट डिक्शनरी आप बना सकते हैं। जब आप किसी भाषा को सेलेक्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट के प्रूफिंग टूल्स के लिए, तो उस भाषा की डिक्शनरी आ जाती है। जैसे मान लीजिए मैंने अपने कंप्यूटर में उर्दू, तमिल और अनेक भाषाओं की डिक्शनरियां
जोड़ी हुई हैं। जब भी कोई कार्यक्रम होता है उनसे संबंधित तो मुझे उसकी जरूरत पड़ती है, तो मैं तुरंत उसको जोड़ लेता हूँ। बाद में जरूरत नहीं तो भीड़ हो जाती है कई बार बहुत ज्यादा, 10-10 12-12 डिक्शनरियां, तो फिर मैं हटा भी देता हूँ। तो सरल है वो, उसको जोड़ना और हटाना। शब्दकोश की मुख्य विशेषताएं क्या है? थिसॉरस पर्यायवाची देखने के लिए है, यानी समानार्थक शब्दों को देखने के लिए है। बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे अंग्रेजी में काम करता है। और फिर एक एडिटर टूल भी आता है वर्ड में, जो आपके आपके पूरे कंटेंट के बारे में बताता है कि इसमें कितनी गलतियां दिखाई दे रही है, एक साथ जांच करके, और ये कुल मिला के इसका जो गठन है वो कैसा है, आदि आदि। तो एडिटर टूल भी एक होता है, उसकी भी मैं आपको एक झलक दिखाऊंगा। ये एआई आधारित टूल है जो वर्तनी, व्याकरण, स्पष्टता और शैली में सुधार के सुझाव देता है। फिर कस्टम डिक्शनरी बनाई जाती है, जो आप खुद भी बना सकते हैं, जिसका जिक्र मैंने अभी किया भी कि आप मेडिकल, विधि आदि के लिए अपनी अलग डिक्शनरी बना सकते हैं। ये कहाँ स्टोर होती है? ये इस जगह स्टोर होती है, आपकी सी ड्राइव में। यूजर्स के नाम का एक फोल्डर है, उसके भीतर आपके नाम का फोल्डर होगा, और उसके भीतर इस एड्रेस पर आप उस स्टोरी को, उसको डिक्शनरी को स्टोर करेंगे। हालांकि आप चाहें तो किसी दूसरी जगह भी कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आपका एक बड़ा कार्यालय है जिसमें बहुत सारे लोग अलग अलग कमरों में बैठते हैं, अलग अलग मंजिलों पर बैठते हैं, और आपका एक नेटवर्क है। तो आप चाहें तो उस डिक्शनरी को किसी एक केंद्रीय जगह पर रख सकते हैं ताकि सारे लोग उसका इस्तेमाल कर सकें। मतलब किसी ऐसी नेटवर्क, आपकी जो ड्राइव है उसमें रख सकते हैं उसको, ताकि सारे लोग उसका एक साथ एक ही डिक्शनरी का इस्तेमाल कर ले। आपके विभाग की अपनी डिक्शनरी बनाई जा सकती है जिसको एक जगह रख लिया और सारे लोग उसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि उसका जो पाथ है वो ये होता है आमतौर पर, लेकिन आप चाहें तो पाथ बदल भी सकते हैं। उसके बाद फॉर्मेट, तो फॉर्मेट डॉट डीआईसी नाम का होता है, सरल है। हर शब्द एक नई लाइन पर लिखा होता है, यानी सिंपल सूची है, ये सामान्य सूची है शब्दों की, जिसमें एक के नीचे दूसरा शब्द है। और इसको चाहे तो आप नोटपैड में खोल सकते हैं, इतना सरल है। चाहे तो वर्ड में खोल सकते हैं। इसको आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी कर सकते हैं, यानी किसी अन्य व्यक्ति को भी दे सकते हैं, और आप चाहें तो किसी अन्य व्यक्ति की डिक्शनरी खुद भी ले सकते हैं। अंत में इसकी शब्द सीमा क्या है? किसी डिक्शनरी में कितने शब्द आ सकते हैं? तो जो अंतर्निर्मित या इनबिल्ट डिक्शनरी है उसमें कोई शब्द सीमा नहीं है, उसमें हजारों शब्द हो सकते हैं। लेकिन आपकी कस्टम डिक्शनरी में 5,000 से 10,000 शब्द तक अगर आप लेते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उतने शब्द आराम से सही चलते हैं बिना किसी रुकावट के। लेकिन अगर बहुत ही ज्यादा बड़ी फाइल है तो वो वर्ड को धीमा कर सकती है। जैसे आपने अगर देखा हो, आप में से कुछ लोग जो ओपन सोर्स आदि के बारे में जानते हैं, वो जानते हैं कि कुछ ऐसी डिक्शनरियां मिल जाती है हमारी हिंदी की जो इंटरनेट पर भी उपलब्ध है। जैसे हंस पेल नाम की एक डिक्शनरी आती है जो कई भाषाओं में मिलती है, हिंदी में भी है। लेकिन उस डिक्शनरी की जो फाइल आप खोलते हैं तो 5 MB की फाइल है, और 5 MB का मतलब शायद उसमें पचासों हजार शब्द होंगे। तो इतने हजारों शब्दों की डिक्शनरी को जब आप लाएंगे अगर कस्टम डिक्शनरी के रूप में, तो फिर वो दिक्कत करेगी, क्योंकि बहुत बड़ी हो जाएगी। तो आपका वर्ड उसके भीतर से ढूंढने में ही लग जाएगा, MS वर्ड, सही शब्द को। तो बहुत बड़ी ना हो आपकी कस्टम डिक्शनरी, लेकिन 5 से 10,000 शब्दों तक अगर है तो कोई दिक्कत उसमें नहीं आती। बस, तो मेरे ख्याल से ये हो गया। थिसॉरस को आप संपादित नहीं कर सकते, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की इंटरनल डिक्शनरी को, आंतरिक शब्दकोश को आप संपादित नहीं कर सकते, और डिक्शनरी केवल शब्दों की वर्तनी देखती है, संदर्भ नहीं समझती है। यानी आप सोचें कि वो जब शब्द सुझाए तो मुझे ऐसा शब्द सुझा दे जो मेरे वाक्य के अनुरूप हो, तो उसके पास इस किस्म की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिलहाल नहीं है। उस शब्दों के आधार पर या अपनी डेटाबेस के आधार पर आपको पर्यायवाची सुझाती है। मेरे ख्याल से ये इतनी सी हमारी प्रेजेंटेशन थी। अब चलते हैं प्रैक्टिकल बुनियादी एस्पेक्ट्स की तरफ। तो मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल लेता हूँ यहाँ पर, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जैसे अभी मल्होत्रा जी ने जिक्र किया था सॉर्टिंग के लिए, तो मैंने तुरंत एक फाइल बना ली जिसका हम लोग यहाँ पर अभी देखेंगे कि कैसे सॉर्टिंग होती है। लेकिन उससे पहले हम एक ब्लैंक फाइल बना लेते हैं, खाली पेज, खाली पन्ना। इस पन्ने में हम मान लीजिए कि कुछ शब्दों को अ, देखते हैं अंग्रेजी में पहले। तो मैंने एक शब्द लिखा अंग्रेजी में, गलत शब्द लिख दिया इंडिया, और इसी तरह से जब गलत शब्द लिख दिया तो ये अंडरलाइन होना ही था, जो अंडरलाइन हो गया वर्तुल रेखा में लाल रंग की। और इससे मैं समझ गया कि शब्द गलत है। मैंने इस पर राइट क्लिक किया तो यहाँ इसने मुझे सुझा दिया कि सही शब्द इंडिया है। तो सरल चीज है, लेकिन यही काम जब हिंदी में करते हैं तो क्या होता है? तो मान लीजिए मैंने हिंदी में गलत लिखा, तो ये भी अंडरलाइन हो गया। इस पर राइट क्लिक किया
तो भी मुझे सुझा दिया गया कि सही शब्द है भारत। तो दोनों चीजें हुई। उसके बाद मान लीजिए मैंने हिंदी में लिखा एक शब्द या अंग्रेजी में लिखा, मैंने ये लिख दिया जो कि पोएट्री होना चाहिए था, इसने मुझे सुझा दिया, या पेट्री कर दिया इसने, ये भी एक शब्द है, तो पोएट्री हो गया। राइट क्लिक अगर मैं करता हूं इस पर तो मुझे सिनोनिम्स दिखाए जाते हैं कि वर्स, राइम, पोजी, पोम्स, राइम्स वगैरह हो सकते हैं इसके सिनोनिम्स। इसी तरह से अगर मैं हिंदी में लिखता हूं, मैंने गलत लिखा, मान लीजिए कविता, राइट क्लिक किया तो मुझे सही शब्द बताया गया कविता। इस पर फिर से राइट क्लिक किया मैंने और सिनोनिम्स में गया तो यहाँ मुझे बताया गया काव्य या पद्य या नज्म आदि। तो जो चीजें, जो सुविधाएं आपको अंग्रेजी में दिखाई दे रही थी, स्पेलिंग चेक और पर्यायवाची या सिनोनिम्स आदि की, वो हिंदी में भी हैं, ये आप यहाँ पर देख रहे हैं। लेकिन इसे सक्रिय कैसे करते हैं? इसको सक्रिय करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है, आपको वर्ड में ही आप यहाँ रिव्यू में जाएंगे, रिव्यू टैब में, और रिव्यू टैब में जाने के बाद आप यहाँ क्लिक करेंगे तो लैंग्वेज नाम का एक बटन आपको दिखाई देता है जिसके नीचे छोटा सा तीर है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है सेट प्रूफिंग लैंग्वेज। तो ये जो स्पेलिंग चेक यानी वर्तनी की जांच और सिनोनिम्स आदि है, ये प्रूफिंग की कैटेगरी में आते हैं, उस श्रेणी में आते हैं, प्रूफिंग की श्रेणी में। तो यहाँ क्लिक अगर आप करेंगे तो एक बॉक्स खुलता है, प्रूफिंग की कौन सी भाषा आप जोड़ना चाहते हैं यहाँ जोड़ सकते हैं। तो जैसे मैंने तो चूंकि पहले से ही हिंदी जोड़ी हुई है और अन्य भाषाएं, अनेक भाषाएं यहाँ पर दिखाई जा रही हैं, आप चाहें तो इनमें से कोई भी भाषा जोड़ सकते हैं यहाँ। तो इतना सरल है ये, इसको जोड़ना। आपने जो भाषा चाहिए, जैसे बंगाली भाषा आप जोड़ना चाहते हैं तो आपने बंगाली पर क्लिक किया और इसको जोड़ लिया, या कोई अन्य भाषा आपने चाही तो वो जोड़ ली। अब यहाँ पर देखिए जिन भाषाओं पर सही का निशान आ रहा है वो मैं पहले ही जोड़ चुका, यानी हिंदी मेरे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पहले से जुड़ी हुई है, पंजाबी जुड़ी हुई है, बंगला जुड़ी हुई है, आदि आदि, तो इन पर सही का निशान आ रहा है। अन्य भाषाओं पर सही का निशान नहीं आ रहा, यानी कि इनको मैंने नहीं जोड़ा हुआ। लेकिन इतना सरल है इसको जोड़ना। आप यहाँ रिव्यू में जाते हैं, लैंग्वेज में जाते हैं, सेट प्रूफिंग लैंग्वेज, और यहाँ भाषा को जोड़ लेते हैं। सूची में जो भाषा आप चुनेंगे वही भाषा ओके कर देंगे तो आपकी जुड़ जाएगी। लेकिन जब आप इसको ओके करेंगे तो एक बार ये आपको इंटरनेट पर लेकर जाती है और वहां से कुछ फाइलों को डाउनलोड करती है, डिक्शनरी की फाइलों को, और तब ये सुविधा आपको उपलब्ध हो जाती है और आपसे कहा जाता है कि अब आपकी ये सुविधा तो आ गई है लेकिन वर्ड को आप बंद कीजिए और वापस शुरू कीजिए, तब अगली बार आप देख पाएंगे। और ऐसा ही होता है। तो इतना सरल है। मगर ये पहला तरीका था किसी भाषा की डिक्शनरी जोड़ने का या प्रूफिंग टूल को जोड़ने का। अब हम देखते हैं दूसरा तरीका। दूसरा तरीका है आपकी फाइल में, यहां पर फाइल में जाकर के यहां क्लिक करेंगे आप तो सबसे नीचे आपको ऑप्शंस दिखाई देते हैं। इस ऑप्शंस में आप जाएंगे और इन ऑप्शंस में आप देखिए यहाँ पर बहुत सारे विकल्प दिखाए जा रहे हैं आपको। इनमें से एक आपको प्रूफिंग दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर एक प्रूफिंग है, उसके नीचे एक लैंग्वेज। तो ये दोनों हमारे मतलब के हैं, प्रूफिंग और लैंग्वेज, ये दो विकल्प। उन्हें देखिए कैसे आते हैं। यहाँ पर आप फाइल में जाते हैं और ऑप्शंस नाम का सबसे नीचे जो बटन था उसको दबाते हैं तो आप यहाँ पहुंच जाते हैं वर्ड ऑप्शंस में। प्रूफिंग और लैंग्वेज ये दो हमारे लिए है। जब आप लैंग्वेज में जाते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको दिखाया जा रहा है डिस्प्ले लैंग्वेज भी, और नीचे आपको ऑफिस ऑथरिंग लैंग्वेजेस एंड प्रूफिंग, ये प्रूफिंग लैंग्वेजेस हैं। यहाँ पर आप जब क्लिक करते हैं ऐड लैंग्वेज बटन पर तो आप कोई भी भाषा यहाँ पर भी जोड़ सकते हैं। वो वही भाषा है जो आपने अभी रिव्यू में जोड़ी थी। और ऊपर वाली जो, अगर आप यहाँ पर कोई भाषा जोड़ते हैं तो ये भाषा आपका लोकलाइजेशन करती है वर्ड का, यानी अगली बार आप चाहें तो पूरे वर्ड को हिंदी में देख सकते हैं, देवनागरी लिपि में आपको दिखाई देगा। वो यहां से होता है ऊपर वाले बॉक्स से। और प्रूफिंग यानी कि स्पेलिंग चेक आदि या डिक्शनरी नीचे वाले बॉक्स से सक्रिय होती है। तो इतना सरल था इसको जोड़ना। आपने ऐड लैंग्वेज में हिंदी जोड़ी, ओके किया, और उसके बाद कुछ फाइलें इंटरनेट से डाउनलोड होंगी और आपको कहा जाएगा कि वर्ड को रिस्टार्ट कीजिए। आपने दोबारा उसको शुरू किया और उसके बाद आपकी हिंदी की डिक्शनरी सक्रिय हो गई, हिंदी का शब्दकोश सक्रिय हो गया। अब ये होने के बाद वो सुविधाएं आपकी आ जाती है जो आपने अभी यहाँ देखी थी। फिर आपको अंडरलाइन होना शुरू हो जाता है, राइट क्लिक करने पर थिसॉरस आने लगता है और कुछ अन्य चीजें भी आने लगती है। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक पूरा वाक्य लिखा, मैंने एक वाक्य लिखा तो इसमें मैं चाहूं तो यहां पर रिव्यू में जाकर के एडिटर को खोल सकता हूं, एडिटर। और ये एडिटर अब मेरे इसको देख रहा है कि इसमें इसकी नजर में दो गलतियां हैं स्पेलिंग की, हालांकि वो गलतियां नहीं है, आप जानते हैं।
क्योंकि इसकी नजर में सबका को ऐसे लिखना चाहिए, सब और का, और मित्रों में बिंदु लगानी चाहिए इसकी नजर में, हालांकि मित्रों ही सही है, हम लोग जानते हैं। तो यहां पर ये गलती कर रहा है क्योंकि इसके डेटाबेस में ये नहीं है मित्रों शब्द। लेकिन आपने जब एडिटर में जाकर के देखा तो इसने आपको एक पूरी एक संक्षेप में आपको बहुत सारा एक रिपोर्ट जैसा बना करके दे दिया कि एडिटर ने आपका स्कोर दिया है, इसने 100 शब्दों को ये कैलकुलेट कर सकता है, और इसने देखा कि एक स्पेलिंग की गलती है इसमें, और बाकी कोई खास इसने कोई ऐसी चुनौती प्राप्त नहीं की कि कोई खास इसमें और दिक्कत नहीं है, एक गलती दिखाई दे रही है। तो ये हुआ एडिटर। अब मान लीजिए मैं जाता थिसॉरस में यहाँ पर, और हम कहां पर है, रिव्यू टैब में, ऊपर रिव्यू टैब में है, रिव्यू व्यू आदि जहां पर है वहां रिव्यू टैब में है, जिसके कोने में एडिटर दिखाई देता है। इससे अगला है स्पेलिंग एंड ग्रामर। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपके सारे पाठ की स्पेलिंग और ग्रामर को जांचता है, आपको एक एक करके दिखाता जाएगा कि मित्रों को आप ऐसा करिए, मित्रों कर लीजिए। हालांकि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मित्रों ही सही है, लेकिन ये हमें कह रहा है कि ये कर लो, ये सही है, क्योंकि इसके डेटाबेस में किसी ने ये डाल दिया होगा किसी समय, वो चला आ रहा है। और उसने कहा नहीं तो आप मित्र कर लो, नहीं तो मित्रा कर लो, जो बंगला में एक उपनाम होता है। तो ये सब चीजें सुझा रहा है। मान लीजिए मैं इसको कहूँ कि नहीं, मैं तो इसको नहीं इस्तेमाल कर रहा, मैंने बंद कर दिया, तो आपकी मर्जी, आप चाहे तो लें चाहे तो ना लें। दोबारा आप जाएंगे, दूसरा शब्द ये आपको सुझा देगा, अगर आप इस पर जाएंगे तो क्लिक करने पर भी बता रहा है आपको कि इनमें से कोई ले लो, ये सका हो सकता है, सुबका हो सकता है, सबक हो सकता है, आदि आदि, सब उल्टे पुल्टे। जरूरी नहीं है कि सारे सही हो, संदर्भ क्योंकि ये नहीं जानता, इसलिए ये तो अपने पास जो भी कुछ है वो आपको बता रहा है। अब आपकी मर्जी, आप चाहे तो लें चाहे तो न लें। तीसरा है थिसॉरस। यहाँ पर आप थिसॉरस पर क्लिक करें तो ये पूरा इसको आपका जांचता है कि इसमें कोई ऐसे शब्द हो जिन पर आप चाहें कि ये थिसॉरस आपको उपलब्ध कराए। तो देखिए इसने थिसॉरस आपको उपलब्ध करा दी, और ये इधर भी आ जाता है, दाईं तरफ भी बॉक्स में आ जाता है। तो तीन बुनियादी रूप से ये तीन जो चीजें हैं ये भाषा से जुड़ी हुई हैं जो रिव्यू टैब में आती है। उसके बाद लैंग्वेज है और ट्रांसलेट है, ये भी भाषा से जुड़े हुए हैं। लैंग्वेज में जाकर के आप ये प्रूफिंग लैंग्वेज आदि को सेट कर सकते हो। तो ऐसे ये सेट होता है, ऐसे ये आता है आपके कंप्यूटर में। अब आप जानते ही हैं कि मित्रों शब्द अगर आपके डिक्शनरी में नहीं है तो आप इस पर राइट क्लिक करेंगे और आप कहेंगे कि या तो इसको इग्नोर कर दो, मेरे पूरे इस डॉक्यूमेंट में, पूरे दस्तावेज में जहां जहां भी मित्रों आए उसको इग्नोर कर दो क्योंकि ये सही है। या आप चाहें तो डिक्शनरी को बेहतर बना सकते हैं कि आप कहें कि इसको ऐड कर दो डिक्शनरी में। तो मैंने ऐड टू डिक्शनरी कर दिया, तो वो ऐड हो गया, और अब उसके नीचे से जो अंडरलाइन आ रहा था वो दूर हो गया है, क्योंकि अब ये डिक्शनरी का हिस्सा बन गया। सबका के नीचे में गया और मैंने कहा इसको भी आप ऐड कर दो, तो ये ऐड हो गया। और अब अगली बार जब मैं सबका लिखता हूं तो वो दिक्कत नहीं आती, ये शामिल हो गए। तो जैसे हम लोग कई बार कहते हैं, लोग शिकायत करते हैं कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डिक्शनरी में ये शब्द गलत दिखाया जा रहा है। अरे भाई, राइट क्लिक करिए और उसको जोड़ दीजिए, इतना ही है ना। क्योंकि उसकी अपनी एक शब्द सीमा है, इसलिए उतने शब्दों तक वो जा सकता है। आप चाहें तो उसको और बढ़ा सकते हैं। तो ये हुआ जोड़ना और ये सब करना। अब मतलब बड़ा सरल है कार्य। लेकिन मान लीजिए कि आपको ये बड़े पैमाने पर करना हो, जैसे मैंने आपसे कहा था कि विभाग की पूरी डिक्शनरी हो, तो क्या करें। आपके हो सकता है बहुत सारे अपने शब्द हों, हजारों या सैकड़ों शब्द हों, तो क्या करें। तो आप अपनी एक अलग डिक्शनरी खुद बना सकते हैं। लेकिन क्या करेंगे, कहां से लाएंगे उसको। तो आइए पहले उसकी लोकेशन देखते हैं कि कहां से डिक्शनरी कहां पर स्टोर की जाती है और कैसे जोड़ी जाती है, कैसे संपादित की जाती है। तो हम चलेंगे उसी में, फाइल में, सबसे नीचे ऑप्शंस में, और ऑप्शंस में जाने के बाद ये खुल जाएगा बॉक्स। इस बॉक्स में आप जाएंगे इस बार प्रूफिंग में। पहले आप लैंग्वेज में गए थे जब आपने ये भाषा जोड़ी थी। जब डिक्शनरी को आप पहली बार जोड़ते हैं तो लैंग्वेज में जाते हैं, लेकिन बाद में जब उसका प्रयोग करते हैं तब आप प्रूफिंग में जाते हैं, प्रयोग करते हैं, संपादन करते हैं, नियमों को तय करते हैं, तो आप यहां पर जाते हैं। तो हम प्रूफिंग में चले गए, और यहां जाने के बाद हमें दो चीजें दिखाई दे रही है जो हमारे मतलब की है। पहला है ऑटो करेक्ट, और दूसरा है, तो आप नीचे देखेंगे तो कस्टम डिक्शनरीज। ये दो चीजें हमें दिखाई दे रही है जिनको हम संपादित कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की अपनी डिक्शनरी हमें नहीं दिखाई जा रही क्योंकि वो तो अंदर है, हम उसको एडिट नहीं कर सकते, ना उसको एक्सेस कर सकते हैं, ना हम उसके भीतर कुछ कर सकते बदलाव। लेकिन ये जो दोनों चीजें हैं इनको हम संपादित कर सकते हैं, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले हम डिक्शनरी को ही देखेंगे। आप यहाँ आते हैं कस्टम डिक्शनरी पर, और इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि इसमें दो डिक्शनरियां जुड़ी हुई है। एक तो माइक्रोसॉफ्ट की जो इनबिल्ट है वो यहाँ नहीं दिखाई जा रही,
यहाँ वो दिखाई जा रही है जिनको हम संपादित कर सकते हैं। जैसे आपने राइट क्लिक किया तो वो कहाँ गया, वो इन्हीं में से किसी डिक्शनरी में चला गया होगा, क्योंकि ये कस्टम डिक्शनरी जो आपके लिए बनी है अस्थायी रूप से। अब आप चाहें तो यहाँ पर, अब ये आपको पता चल गया कि कैसे पहुंचते हैं डिक्शनरी की जगह। एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूं। आप फाइल में जाते हैं, नीचे ऑप्शंस में जाते हैं, और यहां जाने के बाद प्रूफिंग में जाते हैं। प्रूफिंग में आपको दिखाई देता है कस्टम डिक्शनरीज। तो यहाँ पर आपकी सारी डिक्शनरियां, सारे शब्दकोश यहाँ पर सहेजे जाते हैं। अब मान लीजिए कि आपके पास कोई डिक्शनरी है नई, तो आप यहाँ क्लिक करके उस डिक्शनरी को ला सकते हैं, या आप कोई ऐड करना चाहें तो आप उस डिक्शनरी को ऐड के जरिए भी कर सकते हैं। दो बटन है, दोनों के जरिए आप दूसरी डिक्शनरी को ला सकते हैं जो आप बनाएंगे, आपके अपने विभाग की होगी। तो एक तो बात ये हुई। दूसरी, आप चाहें तो इनको संपादित यहां से कर सकते हैं। जैसे यहाँ क्लिक किया मैंने, एडिट वर्ड लिस्ट किया, और ये देखिए शब्द मैंने जो जोड़े थे यहाँ पर हैं ये दोनों। ये कस्टम डिक्शनरी जो मैंने अभी, जिसमें दो शब्द जोड़े, ये दोनों शब्द यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अब ये डिक्शनरी, इसमें अंग्रेजी के भी शब्द हो सकते हैं, हिंदी के भी हो सकते हैं, तमिल के भी हो सकते हैं, तेलुगु के भी हो सकते हैं। ये सब शब्दों को आप भाषा के अनुसार अपने हिसाब से इस्तेमाल कर लेंगे। आप यहाँ चाहें तो यहाँ पर कोई नया शब्द जोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे नया शब्द कोई जोड़ना है, मैंने गालिब लिखा मान लीजिए, जो मेरी डिक्शनरी में नहीं है, तो मैंने उसको ऐड कर दिया, तो गालिब यहाँ पे आ गया, और मैंने ओके किया। तो अगली बार जब मैं गालिब शब्द लिखूंगा मेरे डॉक्यूमेंट में, तो वो पहचान लेगा, क्योंकि मैंने कस्टम डिक्शनरी में उसको डाल दिया। तो ये सरल बात हुई, सरल तरीका हुआ शब्दों को एक एक करके डालने के लिए। इससे ज्यादा आसान मेरे ख्याल से वो है कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही डॉक्यूमेंट में सारे शब्द डाल दीजिए, राइट क्लिक करके एक एक करके ऐड टू डिक्शनरी करते चले जाइए। तो ऐसे आप संपादित करते हैं। आप चाहें तो इन डिक्शनरियों को आप हटा भी सकते हैं, आप चाहें तो जोड़ सकते हैं। ये दो तो जो है आपको, जो दोनों दिखाई दे रही है आपको, इन दोनों को तो आप रहने दें। आप चाहें तो हालांकि रिमूव कर सकते हैं इस दूसरी वाली को, लेकिन इनको रहने दें, क्योंकि ये आपके ही उद्देश्य के लिए, आपके लाभ के लिए है। लेकिन आप चाहें तो अपनी डिक्शनरी जोड़ सकते हैं और उसको हटा सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। पहले तो हम एक डिक्शनरी बनाते हैं, और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि डिक्शनरी को बनाने के लिए आपको एक सामान्य टेक्स्ट फाइल बनाने की जरूरत है। एक नोटपैड में जाइए, एक फाइल बना लीजिए, सारे शब्दों को एक के नीचे दूसरा रख दीजिए, और जब सेव करें उसको, तो उसके अंत में .txt की बजाय .tic डिक्शनरी फाइल बना दीजिए। आइए करके देखते हैं, और फिर उसको यहाँ लाएंगे। तो क्यों लाएंगे, उसकी उसको जस्टिफाई करने के लिए, उसको उसको समझने के लिए मैं एक दूसरा दस्तावेज खोलता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने एक दस्तावेज खोला जिसमें ये गालिब की एक गजल है या शेर है, ये अलग अलग शेर हैं। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। उसमें गालिब शब्द जो है, अगर मैंने अब टाइप किया होता तो शायद ये पहचान लेगा। देखिए अब इसको अंडरलाइन नहीं आ रहा, लेकिन पहले आ रहा था, क्योंकि पहले जब टाइप किया गया था तो वो डिक्शनरी सक्रिय नहीं थी, जिसको मैंने बाद में जो शब्द उसमें जोड़ा है। तो अब इसमें से बहुत सारे शब्द ये नहीं पहचान पा रहा। ये न थी हमारी किस्मत की विसाल यार होता, इंतजार होता, जिए वादे, झूठ जाना, एतिबार होना, नाजुकी, ये सब नहीं जानता। ये वर्ड उस्तुवार नहीं जानता, तीरे नीमकश नहीं जानता, आदि आदि। तो हम चाहे तो इनको एक एक करके या तो हम जोड़ दें, या फिर मान लीजिए हम एक डिक्शनरी बना दें। या जैसे मान लीजिए नुक्तों के जो शब्द होते हैं, नुक्ताशुदा जो शब्द होते हैं, उनमें अधिकांश लोग भ्रमित हो जाते हैं कि नुक्ता लगेगा या नहीं लगेगा। आप चाहें तो सारे नुक्तों वाले सही शब्दों को इकट्ठा कीजिए, एक डिक्शनरी में डालिए, और नुक्ता .dic के नाम से एक डिक्शनरी बना दीजिए। अगली बार जब भी आप टाइप करेंगे, नुक्ते वाले सारे शब्द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुद ही जांच लेगा। इतना सरल है। तो मैंने क्या किया कि ये जो बहुत सारे शब्द हैं, इनको एक टेक्स्ट फाइल में यहां डाल दिया। देखिए ये किस्मत, कबूल, विसाल, हिज्र, इंतजार, आदि आदि, एक एक ये टेक्स्ट फाइल है। इन सबको हमने यहां पर डाल दिया। बहुत सारे शब्द हैं, और इस फाइल को हम सेव करते हैं। फाइल में जाते हैं, सेव एज, और फिलहाल मैं डाउनलोड्स में ही सेव कर देता हूं, और इसका नाम रख देता हूं इसमें हालांकि नुक्ता के अलावा भी है, लेकिन मैं नुक्ता ही लिख देता हूं, नुक्ता, या अंग्रेजी में लिख देता हूं नाम, नुक्ता वर्ड्स .dic। अब जब मैं इसको सेव करूंगा तो txt फॉर्मेट में सेव होती है आमतौर पर, ये नोटपैड की फाइल है। लेकिन आप यहाँ ऑल फाइल्स जब कर देते हैं, तो अब आप इसको DIC में सेव कर सकते हैं। याद रखिएगा, अगर txt यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये जो फाइल सेव होगी उसका नाम क्या अंत में txt ही लिखा हुआ आएगा।
लेकिन अगर आप नीचे ऑल फाइल्स को चुन लेते हैं तो आप ये बदल सकते हैं, .txt के बजाय .dic। और मैंने मान लीजिए इसको डाउनलोड्स में सेव कर दिया। अब मेरा डाउनलोड फोल्डर दिखाता हूं आपको, जहां ये फाइल सेव हो गई, ये रही nuktawrds.dic। ये सिंपल टेक्स्ट फाइल है। आपको फिर से इसको दिखा देता हूं खोल के, सिंपल फाइल है, टेक्स्ट फाइल। इस फाइल को हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंपोर्ट कर लेते हैं, इतना ही करना है। ये फाइल हमने बनाई, फाइल में कुछ नहीं है, शब्द के नीचे शब्द है बस, और सेव करते समय .dic कर दिया हमने। अब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाते हैं और यहां जाके उसी जगह पहुंचते हैं, शायद हमने खोला हुआ ही हो, नहीं खोला हुआ नहीं है तो कोई बात नहीं। हम यहाँ जाते हैं और इसमें जाकर के उसी जगह चलते हैं, फाइल में जाएंगे, ऑप्शंस में जाएंगे, और ऑप्शंस में जाने के बाद प्रूफिंग में जाएंगे, और प्रूफिंग में जाने के बाद कस्टम डिक्शनरीज में जाएंगे। और हमने कहा ऐड, हम ऐड करना चाहते हैं हमारी अपनी डिक्शनरी। कहां पर है डिक्शनरी? हमारी डिक्शनरी डाउनलोड्स में पड़ी हुई है, ये रही nuktawrds.dic। इसको ओपन कर दीजिए। फाइल विदाउट यूनिकोड एनकोडिंग कांट बी एडेड टू द डिक्शनरी, सेव द फाइल एज ए यूनिकोड टू एड इट टू डिक्शनरी। ये मुझसे कह रहा है कि यूनिकोड में नहीं है आपका जो फाइल है, तो कोई बात नहीं, एक बार मैं न्यूज से भी देखता हूँ, नहीं तो फिर उसको देखेंगे कि कैसे सेव की गई है वो। नुक्तावर्ड, हाँ मुझसे कहा जा रहा है nuktawrds.dic ऑलरेडी एग्जिस्ट, डू यू वांट टू रिप्लेस इट। मैंने कहा यस, इसको रिप्लेस कर दो। और अब देखिए यहाँ पर nuktawrds.dic आ गया, मतलब न्यूज से हमें वो एरर नहीं आई जो वहां पर दिखा रहा था, और हमने इसको ओके कर दिया। तो हमारी अब ये नुक्तावर्ड्स डिक्शनरी, आप चाहें तो इसको संपादित कर सकते हैं। इसके शब्द जो है ये नुक्तावर्ड्स के यहाँ आने चाहिए कायदे से, नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, बाद में शायद अगली बार आ जाए जब हम दोबारा आएंगे इस पर। ओके करते हैं और इन शब्दों को अब देखते हैं कि क्या ये शब्द जो हमने उसमें डाले थे वो शब्द अब यहाँ पर चलते हैं क्या। जैसे कुछ शब्द हम यहाँ पर अगर, अच्छा ये डिक्शनरी जो थी हमारी, इसकी फाइल कुछ करप्ट हो गई ऐसा लगता है, इसीलिए दिक्कत आई उसमें, और इसीलिए शब्द भी नहीं दिखाया उसमें, लेकिन कोई बात नहीं, हम दोबारा ले आते हैं। वो फाइल संभवतः करप्ट हो गई किसी वजह से, लेकिन मान लीजिए कि हम ये यख्ता ले लेते हैं और यगाना ले लेते हैं, कुछ शब्द इसमें डालकर देखते हैं, उसी में डाल देते हैं। आप जब चाहें उसको संपादित कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने यख्ता कर दिया और यगाना कर दिया, एक के नीचे दूसरा, और कुछ एक आध शब्द और ले लेते हैं यहाँ से, तसव्वुफ ले लेते हैं, मसाइल ले लेते हैं। जो शब्द हमारे वहां पर मिट गए गलती से, तो उनको एक बार यहाँ पर इसके नीचे जोड़ देते हैं, 4 शब्द ले लेते हैं और इसको सेव कर देते हैं, बस खाली इस फाइल को सेव कर देते हैं। अब देखिए, अब ये डिक्शनरी जो 4 शब्द जो हमने जोड़े हैं, ये चारों वहां पहुंच गए हैं। यानी ये डिक्शनरी की जो फाइल है आपको हमेशा उपलब्ध है संपादित करने के लिए। इसमें आप जो डालेंगे, अपने विभाग के जितने भी शब्द है आप उसमें डालते रहिए, और ये वर्ड में पहुंच गई। बस ये सुरक्षित रहनी चाहिए आपकी, जहां भी आपने स्टोर किया है। मैं जाता हूँ फाइल में और फिर से वही ऑप्शंस में जाता हूँ, और डिक्शनरी में जाता हूँ, मान लीजिए प्रूफिंग में, और यहाँ पर डिक्शनरी में जाता हूँ, और इस बार नुक्ता वर्ड्स को देखता हूँ तो यहाँ ये सूची देखिए आ गई, लेकिन ये कह रहा है कि यूनिकोड में नहीं है। शायद मुझे वो सेव करते हुए फॉर्मेटिंग भी देखनी पड़ेगी, लेकिन कोई बात नहीं, चारों शब्द यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। मैं ओके कर देता हूँ और यहाँ भी ओके कर देता हूँ। और अब अगर उन शब्दों को लिखकर हम देखते हैं तो देखते हैं कि ये तसव्वुफ वगैरह को पहचानता है क्या। तसव्वुफ नहीं, वो शायद वो चूंकि ये यूनिकोड में नहीं कह रहा है, फाइल वो यूनिकोड में नहीं है, इसलिए वो पहचान नहीं पाया। हाँ अभी ये यूनिक उसको, ये जो डिक्शनरी थी ये यूनिकोड में नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ करप्शन हो रहा है इसमें। ये जो शब्द आ रहे हैं इनको मान लीजिए हम दोबारा करें यहाँ पर, तो ये अलग से दिखाई दे रहा है, तो स्पष्ट है कि जो पहले वाले शब्द थे वो यूनिकोड में नहीं, बल्कि उसको वो जो हमारी एक जिसको कहते हैं आपको ASCII 7 में स्टोर किया गया है, इसलिए वो उनको पहचान नहीं पा रहा। देखिए कह रहा है कि एनकाउंटर अनस्पेसिफाइड एरर व्हाइल कैरिंग आउट दिस ऑपरेशन, यानी कुछ ना कुछ इसको दिक्कत आ रही है यहाँ पर, लेकिन तरीका ये है। अब अगर मैं लिखता हूं तो हो सकता है कि वो करे, नहीं तो एरर आई थी तो शायद वो ना ले, कह नहीं सकता। हाँ वो नहीं ले रहा उसको, क्योंकि मूल फाइल उसकी नजर में एडिट उसमें यूनिकोड में नहीं है। अब क्यों नहीं है, दोबारा सेव करने की कोशिश करके हम देखते हैं। सेव एज, ये देखिए UTF 8 में सेव है ना ये,
शायद इस वजह से ही इसमें दिक्कत है कि ये यूनिकोड में मांग रहा है, UTF-8 में नहीं बल्कि इसको यूनिकोड में सेव करो। मैं दूसरा तरीका लगाता हूं, मान लीजिए इसको मैं MS वर्ड में करके देखूं, अगर हमने इसको MS वर्ड में बना लेते हैं, यानी फाइल यूनिकोड फॉर्मेट में होनी चाहिए, उसकी आवश्यकता है। अब की बार हम जाते हैं फाइल को सेव एज करते हैं यूनिकोड फॉर्मेट में, और उसी जगह डाउनलोड में जाकर के मान लीजिए मैं इसको सेव करता हूं प्लेन टेक्स्ट में। और आप जानते ही हैं कि यहाँ पर टूल्स में जाकर के मैं सेव ऑप्शंस में अगर जाऊंगा तो मैं यूनिकोड में सेव कर सकता हूं। वैसे एक बार देखते हैं कि शायद ये यूनिकोड में ही सेव होगा। मैं इसका नाम कर देता हूं कुछ और, न्यू डिक्ट कर देता हूं, और इसको प्लेन टेक्स्ट में ही सेव कर देता हूं फिलहाल। और अब देखिए मुझसे पूछा जा रहा है कि आप इसको किस में सेव करना चाहते हैं, विंडोज में या किस में। तो मैं यहाँ पर देखता हूं, अगर मुझे यूनिकोड दिखाई दे रहा है तो यहाँ मुझे यूनिकोड में सेव करना पड़ेगा। जो मैंने गलती पहले की थी वो देखिए यहाँ पर आ रही है, देखते हैं नीचे कहीं यूनिकोड होगा तो यूनिकोड में सेव करें आप। ये रहा देखिए यूनिकोड, यूनिकोड UTF-7, यूनिकोड UTF-8 आदि आदि। तो मैंने इसको यूनिकोड UTF-8 कर दिया और ओके कर दिया। अब ये यूनिकोड में सेव्ड है। अब उम्मीद है कि ये जो अगर हम दोबारा जोड़ेंगे, इसका नाम भी बदल दिया हमने, न्यू डिक्ट कर दिया। अब ये डिक्शनरी संभवतः सेव हो जानी चाहिए वहां पर, जब हमने इसको यूनिकोड फॉर्मेट में सेव किया है। अच्छा, ये कह रहा है कि इसमें कुछ ऐसे चीजें हैं जो कि आपकी प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव नहीं हो सकती। कोई बात नहीं, देखते हैं इसको। यहां पर एक बार डिक्ट करके देखते हैं हम, डिक्ट करके DIC, और फिर से ये मुझे चेतावनी दे रहा है कि ये कहीं ऐसा ना हो कि आप इस्तेमाल ना कर पाए। कोई बात नहीं, नहीं कर पाएंगे तो देखा जाएगा। आप ऑप्शंस में आइए, प्रूफिंग में आइए, और यहाँ आने के बाद कस्टम डिक्शनरी में जाते हैं और इसको ऐड करने की कोशिश करते हैं हम न्यू में जाकर के, और वही मेरे डाउनलोड फोल्डर में है। और यहाँ पर ये newwords.dic नाम की फाइल है। मैंने कहा इसको ले लो आप, तो इसने इसको ले लिया है, newwords.dic, और ओके कर दिया, ओके कर दिया। अब उम्मीद है कि शायद ये उसको पहचाने। तो शब्द क्या थे पहले उनको देखते हैं। तसव्वुफ था एक, लेकिन नहीं पहचान रहा। ये यूनिकोड संबंधी को इसमें दिक्कत आ रही है, लेकिन आपको ने तरीका समझ लिया कि तरीका यही है कि आप यहाँ पर जाकर के अपनी कोई भी डिक्शनरी को आप यहाँ पर ला सकते हैं। तरीका यही है। अब इसमें कोई यूनिकोड संबंधी दिक्कत है तो उसके लिए मुझे और अलग से शायद आपकी सारी फाइलें खुली है ना, बहुत सारी वर्ड की फाइलें कंप्लीट, वहां से बाहर आना पड़ेगा तब शायद हाँ, होगा। ये भी हो सकता शायद है, ये यही हो हो सकता सकता है। है। जी जी, संभव है। लेकिन आप ये देख ही चुके हैं आपकी यहाँ पर जो भी शब्द देखिए नहीं दिखा रहा है, यानी कि इसने उन शब्दों को नहीं लिया, क्योंकि ये यूनिकोड में नहीं है तो वो नहीं ले पा रहा। लेकिन आप चाहें तो यहाँ आकर के अपनी शब्दों की सूची जोड़ दीजिए। और हालांकि वो चीज बहुत सरल है, उसमें मुश्किल नहीं था, लेकिन अब वो नहीं लिया उसने किसी वजह से, तो कोई बात नहीं। तो लेकिन ऐसे आप जोड़ सकते हैं, फाइल आप ऐसे बना सकते हैं अपनी खुद की, अपने विभाग की। अब आते हैं अगली चीज पर। तो दो चीजें और बचती है, एक तो सॉर्टिंग, जिसका जिक्र मल्होत्रा जी ने किया कि आप सॉर्टिंग कैसे करते हैं। तो जब आप कोई भी भाषा जोड़ते हैं तो भाषाओं का एक यूनिकोड के तहत एक ऑर्डर दिया गया है, क्रम दिया गया है, जिसको बोलते हैं कोलेशन। तो सारी भाषाएं यूनिकोड में 160 के आसपास भाषाएं यूनिकोड में आती है, और उन सब भाषाओं के हर कैरेक्टर को एक क्रम दिया गया है। पूरी दुनिया की भाषाओं के सारे कैरेक्टर्स को अगर एक ही तालिका में सजाया जाए तो उनमें क्रम दिया जाएगा। जैसे क ख ग घ एक क्रम है, अगर पूरी दुनिया की वर्तनियों के, पूरी दुनिया की लिपियों के अक्षरों को एक ही जगह रखा जाए तो वो किस क्रम में उनको रखा जाएगा, ये उसमें सुझाया गया है। ये उसमें बताया गया है कि क्या क्रम होगा पूरी दुनिया की भाषाओं की शब्दों का, अगर एक साथ रखा जाए या उनको भी अगर सॉर्टिंग की जाए तो किस क्रम में होगी। तो मैं सिर्फ हिंदी के सॉर्टिंग नहीं कर रहा, बल्कि आपको बहुभाषी सॉर्टिंग करके दिखा रहा हूं। हिंदी की सॉर्टिंग तो हो ही जाएगी, उसमें शामिल है। तो मैं एक फाइल खोल ली हुई है मैंने, ये फाइल है जिसमें देखिए अंग्रेजी के भी शब्द हैं, इसमें हिंदी के भी हैं, इसमें ये तो आधा हिंदी और आधा पंजाबी है, कुछ शब्द इनको हटा देते हैं। इसमें बंगला भी है, ये इसमें पंजाबी है, इसमें तमिल है,
और ये इसमें बंगला का शब्द पूरा शुद्ध नहीं था तो इसको मैंने हटा दिया। फिर यहाँ पंजाबी, हिंदी और ये बंगला, मतलब बहुत सारी भाषाओं के शब्द आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अंग्रेजी भी है इसमें। आप चाहें तो इन सबको एक साथ सॉर्ट कर सकते हैं, सिर्फ एक ही भाषा के शब्द नहीं, सारी भाषाओं को। देखिए मैंने यहाँ ले लिया और मैं होम में जाता हूँ और यहाँ पर क्लिक करता हूँ A to Z सॉर्टिंग। मैंने इसको क्लिक किया, मुझसे कहा जा रहा है कि आप पैराग्राफ सॉर्टिंग करना चाहते हैं या हेडिंग या फील्ड, तो मैंने कहा पैराग्राफ, क्योंकि ये सारे पैराग्राफ के रूप में शब्द लिए गए हैं। मैंने ओके किया और मैंने कहा असेंडिंग ऑर्डर में इसको, मतलब कम से बढ़ते हुए क्रम में आप इसको सॉर्ट कर दो, और ओके बटन दबाया तो देखिए क्या हो रहा है। सारा का सारा जो मेरा टेक्स्ट था, पहले अंग्रेजी के सारे आ गए, अंग्रेजी वालों में भी पहले AHRUV ये सॉर्ट हो गए अंग्रेजी के। सारी भाषाओं को पहले सॉर्ट किया इसने, कि पहले अंग्रेजी वाले लिए, क्योंकि यूनिकोड के क्रम में अंग्रेजी पहले नंबर पर आती है। अब वो अपने आप में एक अलग विषय है कि क्यों आती है, क्योंकि शुरुआत वहीं से हुई थी, तो उन्होंने सबसे पहले अपनी भाषा रखी। उसके बाद देखिए हिंदी आ रही है अंग्रेजी के बाद, और हिंदी में भी अ आ ई उस क्रम में चलते हैं हम। फिर कै का की कू, तो किंजल, कुमारन, जयेश, ये हिंदी की सॉर्टिंग हो गई। यहाँ पर मनीषा, रेवती, लवप्रीत, हेतल तक, ये हिंदी की सॉर्टिंग। उसके बाद आ गई आपकी बंगला, ये बंगला में सॉर्टिंग हो गई, बंगला की वर्तनी के अनुसार। और उसके बाद आ गई तमिल, ये पंजाबी, उसके बाद पंजाबी आ गई यहाँ से, तो ये पंजाबी में सॉर्टिंग हो गई। और उसके बाद तमिल में सॉर्टिंग हो गई। तो यहां तक कि किसी एक भाषा की सॉर्टिंग नहीं, तमाम दुनिया की भाषाओं को एक ही पेज पर आप लिख सकते हैं, एक ही फॉन्ट में, एक ही फॉन्ट में लिख सकते हैं, एक ही साथ एक ही पेज पर लिख सकते हैं, और एक साथ सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। तो ये पावर है इसका, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का भी और यूनिकोड का भी। अब अंतिम चीज पे आते हैं हम लोग। अंतिम चीज क्या है? ऑटो करेक्ट, क्योंकि वो भी भाषा से जुड़ी हुई एक सुविधा है। तो जैसे मान लीजिए कि मैं आपको यहाँ MS वर्ड में, यहाँ मुझे कोई शब्द लिखना है, अपना ही नाम लिखना है, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैंने लिखा BDE लिखा और स्पेस दबाया, तो देखिए क्या हुआ, बालेंदु शर्मा दादी। मैंने स्पेस दिया और यहाँ पर लिखा मैंने BDH, तो यहाँ क्या हो गया, बालेंदु शर्मा दादी। ये कहाँ से आया? ये आ रहा है ऑटो करेक्ट से, क्योंकि ऑटो करेक्ट जो कि अनुचित शब्दों को, अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करने का काम करता है, वो उससे एक कदम आगे भी जा सकता है। आप उसका प्रयोग शब्दों को स्थानापन्न करने के लिए, शब्दों को बदलने के लिए एक टूल के रूप में भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी मोहन जी ने भी कहा था कि विभाग का नाम हो, जैसे मत्स्य अनुसंधान विभाग है, मान लीजिए ये एक विभाग का नाम है। अब इतना लंबा नाम मुझे विभाग का हर बार लिखना है, मैं चाहूं तो इसको ऐसे कॉपी करके यहां से, और मैं जोड़ सकता हूं मेरी ऑटो करेक्ट में। कैसे जोड़ेंगे? आप फाइल में जाएंगे, आप यहां जाकर के ऑप्शंस में जाएंगे, ऑप्शंस में जाने के बाद प्रूफिंग में जाएंगे, और ऊपर वाला जो बॉक्स है ये ऑटो करेक्ट का है। आप यहां जाइए और ये कहिए कि मैं ये टाइप करूं, तो तुम ये टाइप कर देना जो बड़ा वाला शब्द है। लेकिन आप क्या टाइप करेंगे वो आपको बताना है। तो मैंने लिखा, मान लीजिए मेरा विभाग, मैंने ये लिखा कि मेरा विभाग, जब भी लिखूंगा तो ये टाइप कर देना, और ओके दबा दिया। ओके दबा दिया। अब अगली बार जब मैं जाता हूं और मैंने लिखा मेरा विभाग, और जैसे ही मैंने एंटर दबाया, पूरा का पूरा विभाग आ गया। तो मेरा कितना समय बचा? अब ये जो है, वास्तव में तो इसका उद्देश्य ये है कि आपके गलत शब्दों की को शुद्ध बना दे। आप जैसे गलत टाइप कर रहे हैं कोई, तो ये स्वचालित ढंग से उसको शुद्ध कर दे। जैसे मान लीजिए मैं भारत लिख जाऊं गलती से, तो आप कह सकते हैं कि भारत में जब भी लिख जाऊं तो इसको भारत कर देना। आप उसी जगह जाएंगे, आप ऑप्शंस में जाएंगे, और यहाँ पर जाके प्रूफिंग में ऑटो करेक्ट में जाएंगे, और यहाँ पे आपने लिखा कि ये अगर मैं लिख दूं गलती से भारत, तो इसको तुम कर देना भारत, तो ये शुद्ध हो जाएगा। आपने ऐड शब्द, ऐड पर क्लिक किया, ओके किया और ओके किया। अब आप गलती से कभी भी भारत लिख जाएंगे तो ये उसको शुद्ध कर देगा। ऑटो करेक्ट का मतलब ये है। बहुत सारे शब्द इसमें पहले से ही फीड है, जो अक्सर हम लोग गलती से गलत टाइप कर जाते हैं, तो वो भी शुद्ध हो जाते हैं। लेकिन आप अपने शब्द भी उसमें जोड़ सकते हैं, संपादित कर सकते हैं। लेकिन ये बड़ी बात है कि आप उसका इस्तेमाल अगर थोड़े से इनोवेटिव हो जाए तो दूसरे कामों के लिए भी कर सकते हैं। अंतिम उदाहरण दूंगा, उसके बाद अपनी बात समाप्त करूंगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने इसको एक कदम और आगे ले जाने की सोची, तो मैंने लिखा
मैंने लिखा मेरा पता और मैंने स्पेस दबाया तो देखिए क्या हुआ, इतना सारा फॉर्मेटेड टेक्स्ट भी यहाँ पर आ गया, ये ऑटो करेक्ट से आ रहा है। देखा आपने, दोबारा करता हूं, मेरा पता, पूरा का पूरा मेरा नाम और सारा जो कुछ था वो सारा सब कुछ आ रहा है। यहां तक कि अगली बार देखिए मैं क्या करता हूं, मैंने लिखा मेरा पता 1 और अब मैं स्पेस जब दबाता हूं तो क्या होता है देखिए, ये ऑटो करेक्ट से आ रहा है, पूरा बॉक्स अपने आप बन के पूरा बढ़िया डिजाइन में मेरा कार्ड बन के आ रहा है, ये ऑटो करेक्ट से आता है। कैसे आ रहा है वो मैं आपको बताता हूं। मेरा पता, मेरा पता ये कितना सरल ये काम है, कितना काम आपका बचेगा। हर मेल के अंत में आपको कुछ लिखना है, कोई अपने विभाग का आपको पूरा का पूरा पता लिखना है, ऊपर का सब्जेक्ट मैटर लिखना है, सब कुछ आप इसमें फीड कर सकते हैं। कैसे, अब इसको मैंने कैसे किया, ये बड़ा वाला जो था ये मैं आपको दिखाता हूँ, रंगीन वाला जो आया ये कैसे आया बॉक्स के साथ। सबसे पहले मैं जाता हूँ इंसर्ट में और यहां जाकर के मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स लिया और मैंने ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स लिया और यहां पर एक टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ कर दिया, मान लीजिए इतना बड़ा कर देता हूं। और इस टेक्स्ट बॉक्स में मैंने शेप फॉर्मेट में जाकर के इसमें एक अच्छा सा रंग भर दिया, कोई भी रंग, मान लीजिए मैंने ये भर दिया। और मैंने इसकी बॉर्डर भी बना दिया, इसका अच्छा सा एक बॉर्डर बना दिया, जिसको मैंने कहा कि बॉर्डर भी थोड़ा भारी सा बना दो। इसका रंग भी मैंने थोड़ा सा अच्छा सा कर दिया, मान लीजिए डार्क। तो ये मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया मानिए, और इसमें मैं अपना कुछ भी टाइप करता हूँ। फिर से मैं टाइप कर देता हूँ, मान लीजिए मेरा नाम ही कर देता हूँ। मैंने ये किया, उसके बाद मैंने अपना उसके बाद ईमेल लिखनी है तो आप ईमेल लिख दीजिए। उसके बाद वेबसाइट, उसके बाद ट्विटर, मतलब इसको भरने के लिए मैं कुछ अतिरिक्त लिख रहा हूँ और कुछ ऐसी बात नहीं है। तो मैंने ये सब लिख दिया और अब इसको थोड़ा सा मैं फॉर्मेट भी कर देता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ गया, इसको थोड़ा साइज बढ़ा देता हूँ और बाकी चीजें जो जैसी थी तो ठीक है, शब्द सेकंडों में अगर फॉर्मेट होता हो तो ठीक है, अन्यथा छोड़ भी सकते हैं, आप जो भी चाहे फॉर्मेटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा, ये सिलेक्टेड नहीं है इसलिए ये कोई बात नहीं। तो ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा और फॉर्मेट कर देता हूँ किसी अच्छे से फॉन्ट में और बोल्ड कर देता हूँ, इसका रंग बदल देता हूँ थोड़ा, ताकि आपको दिखाई दे कि कुछ हुआ है इसमें अच्छा सा। तो इतना काफी है मेरे ख्याल से। इसका भी रंग थोड़ा बदल देता हूँ, इसको ऐसा कर देता हूँ। चलिए, इतना पर्याप्त है। अब ये करने के बाद मैं इसको इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और अब जाता हूँ उसी जगह, कहाँ, ऑटो करेक्ट में। तो मैं यहाँ जाता हूँ फाइल और वही ऑप्शंस, और ऑप्शंस में जाने के बाद प्रूफिंग, प्रूफिंग में जाने के बाद ऑटो करेक्ट। और यहाँ पर देखिए इसने फॉर्मेटेड टेक्स्ट को अपने आप सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि मैंने उसको सेलेक्ट किया हुआ था वहां पे यहाँ आने से पहले। तो इसने अपने आप ही प्लेन टेक्स्ट और फॉर्मेटेड टेक्स्ट, दो तरह के इसके पास विकल्प है, तो उसने फॉर्मेटेड टेक्स्ट को ले लिया कि आप फॉर्मेटेड किया हुआ टेक्स्ट आप यहाँ लाना चाहते हैं। मैंने कहा हाँ। तो उसने कहा इसको किससे रिप्लेस करूं, कब आप टाइप करेंगे तो मैं ये डाल दूं। तो मैंने यह लिखा कि मेरा पता 2 अगर मैं कहीं भी लिखता हूं तो उसकी जगह ये डाल देना। ऐड शब्द दबाया, ओके कर दिया, ओके कर दिया। और अब मैं मान लीजिए चलता हूं अगले पेज पर, ये खाली पेज है, यहां पर आके मैंने लिखा मेरा पता 2 और स्पेस दिया, तो देखिए क्या हो रहा है। तो ऑटो करेक्ट के कितने रूप हो सकते हैं, कितना कुछ हो सकता है, ये आपकी कल्पनाओं पर मैं छोड़ता हूँ, आपकी इनोवेशन पर छोड़ता हूँ, और डिक्शनरी के कितने इस्तेमाल आप कर सकते हैं ये आप पर छोड़ता हूँ। मैं वो डिक्शनरी आपको बना करके कभी शेयर कर दूंगा, मित्र ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप उसको एडिट करके और इंपोर्ट करके आप देख लेना खुद कि वो सरल ही है। तो मेरे ख्याल से हमने एक पर्याप्त
इसके बारे में डिस्कशन कर लिया और डेमोन्स्ट्रेशन भी कर लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये उपयोगी लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बालेंद्र जी। आपने वास्तव में आज शब्दकोश और ऑटो करेक्ट और बहुत सारी चीजें हमको उनसे अवगत कराया। एक बात सभी लोगों को बता दूं कि बालेंद्र जी जिस MS वर्ड का प्रयोग कर रहे हैं वो MS वर्ड MS ऑफिस 365 का वर्जन है। और आमतौर पर हम लोग अभी MS वर्ड 2010 और 13 16 यूज करते हैं। तो हम हमारे पास अभी एडिटर का जो मतलब आमतौर पे जो उपयोक्ता है उनके पास एडिटर की सुविधा नहीं होगी, लेकिन बाकी सारी सुविधाएं हैं। वो सुविधाएं आपको MS वर्ड 10 में भी मिलेंगी और अभी 21 24 से लेकर के 365 सब में ये सुविधाएं आपको मिलेंगी। और ये जो भी आपने आज बताया कि शब्द को किस तरह से हम डिक्शनरी को एडिट कर सकते हैं, उसमें शब्द रख सकते हैं, थिसॉरस देख सकते हैं, ये सब चीजें वास्तव में आज इतनी आसान हो गई हैं। और अगर कोई भी आदमी इसका प्रयोग करता है, बस सिर्फ यह है कि उसको अपने कंप्यूटर पर पहले हिंदी भाषा को जोड़ना है। जोड़ने के बाद फिर उसके एक प्रूफिंग जो भी पैकेज आता है उसका प्रूफिंग पैकेज को उसको इंस्टॉल करना है। वो अपने आप ही कर लेगा। और बस उसके बाद से अब आप अंग्रेजी की तरह हिंदी में भी सारा का सारा काम उसी तरह से कर सकते हैं। अगर कहीं गलती होती है तो आपको बता देता है, कहीं उसके पास जो डिक्शनरी में है उसको ऑटो करेक्ट करके वो ठीक कर देता है। और जो आपने लास्ट में बताया ये तो वास्तव में मैं भी कई बार जब वर्कशॉप करता हूँ यही बताता हूँ कि हमारे पास कितनी सुविधाएं हैं। तो हम लोग अगर उसका प्रयोग करें तो हमारा घंटों का काम मिनटों में आराम से हो सकता है। और ये बहुत अच्छी आपने जानकारी दी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बालेंद्र जी। अब मैं सादर आमंत्रित करता हूँ आज के इस कार्यशाला में कुछ विमर्श के लिए सुश्री अरुणा अजीत सरिया जी को। सर्वप्रथम आप हमारे कार्यक्रम में नियमित रूप से जुड़ती हैं, आप भाषा की मर्मज्ञ हैं और बहुत लेखन का कार्य करती हैं। मैं सादर आमंत्रित करता हूं आदरणीय सुश्री अरुणा अजीत सरिया जी को। कृपया आएं और 2 या 3 मिनट में अपनी बात संक्षेप में कहने का कष्ट करें। नमस्कार। मैं बधाई देने के साथ अपनी बात शुरू करूंगी कि वैश्विक हिंदी परिवार में हमें घर बैठे सभी भाषा, साहित्य और सबसे बड़ा तकनीकी विषयों पर इतनी अच्छे ज्ञान की बातें सुनने को मिलती हैं जो यहाँ इतनी दूर लंदन में बैठे हुए मेरे लिए तो कभी संभव ही नहीं होता। तो वैश्विक हिंदी परिवार को बहुत बहुत बधाई और उनका आभार। मुझे आज के कुछ विषय पे जो बिंदु बिंदु है उन्हीं की बात करूंगी क्योंकि समय बहुत कम है। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि विजय कुमार जी का जो सुझाव था कि शब्दकोश की अपडेटिंग होनी चाहिए, इस विषय में मुझे लगता है कि हिंदी शब्दकोश कदाचित कुछ पीछे है। और भालेंद्र जी मुझे क्षमा करेंगे यदि मैं कुछ गलत कह रही हूँ तो। जैसे ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी प्रति वर्ष अपडेट करती है अपने को और नए शब्द जोड़ती है, और नए शब्दों में भी जो शब्द बहुत ज़्यादा प्रयोग में आए हैं, आप सबको पता है, मैं ये बात आप सबको बता रही जिनको पहले से पता है कि जो जो शब्द बहुत अधिक प्रयुक्त होते हैं भाषा में, उन शब्दों को जोड़ती है। हिंदी में इस सुविधा को लाने के लिए, क्योंकि हम लोग आगे बढ़ने की बात जब सोचते हैं तो मुझे लगता है कि हमें हिंदी में भी इस ओर कुछ प्रयास करना चाहिए। इसलिए ये विषय मैं आप सब पर छोड़ती हूँ। दूसरी बात जो है वह बालेंद्र जी के जो आज का जो वक्तव्य है उस पर मैं बोलना चाहूँगी। एक अच्छा शिक्षक कठिन से कठिन विषय को इतना सरल कर देता है कि सबको हाथ का आंवला जैसा लगने लगता है। और बालेंद्र जी की ये विशेषता, इसलिए मैं कभी भी उनका कोई भी सत्र छोड़ना नहीं चाहती हूँ। आज के सत्र में मैं जो बातें लेकर जा रही हूँ अपने साथ, उसमें सबसे ज़रूरी है कस्टम डिक्शनरी। मेरे साथ क्योंकि मेरा काम कैम्ब्रिज के सिलसिले में मैं क्वेश्चन पेपर वगैरह सेट करने होते हैं, तो मेरे शब्द जो हैं कई बार उसके नीचे लाल रेखा आ जाती है और फिर उसको करना पड़ता है इग्नोर इट या ऐड टू द डिक्शनरी। तो अब मुझे लगता है कि यदि मैं उसको अपनी एक अलग डिक्शनरी बना सकूं, कस्टम डिक्शनरी बना लूं, तो शायद मेरा काम बहुत सुविधाजनक हो जाएगा। तो उसके लिए बहुत बहुत आभार, क्योंकि मेरे दिमाग में कभी ये नहीं आया था कि वो ऐड टू डिक्शनरी करके मेरी कस्टम डिक्शनरी भी तैयार हो रही है। तो उसका जो आपने डेमोन्स्ट्रेशन किया वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही लाभदायक है। उसके अतिरिक्त आपने जो दूसरी बात ऑटो करेक्ट की और जैसा कि आदरणीय मोहन जी ने भी कहा कि
माइक्रोसॉफ्ट में इतनी ज़्यादा सुविधाएं हैं, उसके इतने अंतहीन आयाम हैं कि हम लोग तो उसका दशांश भी, मुझे तो लगता है उसका 100वां अंश भी हम उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो अपनी सुविधा के लिए जो कुछ है, मुझे अपनी सुविधा के लिए जो मैं अपने साथ लेके जा रही हूँ, वो दूसरी बात है कस्टम डिक्शनरी को, उसमें कैसे मैं उसमें और उसके जो अनेक रूप हैं उसका उपयोग किस तरह से किया जा सकता है। मैं अपनी बात आप सबके प्रति आभार व्यक्त करने के साथ समाप्त करूंगी। आशा है मैंने 3 मिनट का पूरा समय भी नहीं लिया है, क्योंकि जी मैं जी दूसरे वक्ताओं के लिए समय छोड़ूंगी। मुझे ये मौका देने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अरुणा जी। आपने सही कहा कि हमारे पास जो MS ऑफिस है, MS वर्ड है और दूसरे जितने भी प्रोडक्ट हैं, और मैं तो मानता हूं कि हम लोग जितने भी और भी जो प्रोडक्ट हैं हम उसमें मुश्किल से उनका एक दशांश भी मतलब प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय मोहन जी एक हमारे सेकंड का डॉक्टर जयशंकर यादव जी। मोहन आप जी एक सेकंड का कभी समय भी लूंगा। और जी 1 सेकंड का समय लेना चाहता हूँ। वो जो नहीं हो रहा था उसको एक बार मैंने स्विच कर लिया, तो 1 सेकंड जी दिखाना जी चाहूंगा, क्योंकि आप अधूरी वो छोड़ना। मुझे लगता है वही हो कि आपकी वर्ड की बहुत सारी हाँ, फाइलें वो खुली थी। फाइलें बंद मैंने कर दी। अब एक हाँ बार दिखाता हूं मैं कि मैंने क्या जी किया। जी जी मुश्किल से 1 मिनट का समय और लूंगा। जी फिर जी से शेयर जी करता हूँ स्क्रीन को, ताकि बात अपनी अधूरी ना रहे। तो देखिए मैंने क्या किया कि वही मैंने ये एक फाइल बनाई जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रही है डाउनलोड्स में, my.dic नाम से एक फाइल बनाई, ब्लैंक फाइल बनाई, खाली फाइल थी जिसमें कुछ नहीं था। और इस फाइल को मैंने डिक्शनरी में जोड़ दिया पहले, और उसके बाद इसको मैं जहां भी खोल के इसमें जो भी शब्द डालता हूँ वो स्वतः ही डिक्शनरी में पहुंच जाते हैं। जैसे अब मान ली मैं यहाँ जाता हूँ और आपको याद होगा तसव्वुफ शब्द था जिसको वो पहचान नहीं पा रहा था। अब मैं तसव्वुफ जब करता हूँ तो पहचान लेता है। मसाइल तो पहचान लेता है। क्यों पहचान लेता है? कि ये मेरी जो नई डिक्शनरी थी जिसको मैंने कस्टम डिक्शनरी में डाला, ये काम करती है सही। आप यहाँ आइए, कस्टम डिक्शनरी में आइए, और my.dic नाम की जो डिक्शनरी है इसमें आप एडिट वर्ड लिस्ट में जाते हैं तो सारे शब्द देखिए यहाँ पर आ गए। अब इसी को अगर आप यहाँ देखते हैं खोल के, मैं इसको ओके कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, और इसी फाइल को आपको नोटपैड में खोल के हम देखते हैं एक बार, राइट क्लिक करके ओपन विद नोटपैड। तो ये फाइल है ये। अब आप यहाँ जो भी डालते चले जाएंगे स्वतः वो डिक्शनरी में पहुंचता जाएगा। जैसे कोई भी शब्द हो, मैं एक आध अशुद्ध शब्द डाल देता हूँ खाली जानने के लिए। मान लीजिए मैंने लिखा बिल्कुल, बिल्कुल मैंने इतने सारे शब्द बिल्कुल के ये डाल दिए। अब देखते हैं इसको, एक बार सेव करता हूं मैं, और ये वही डिक्शनरी वाली फाइल है हमारी। तो मैं ये कह रहा हूं कि सारे शब्द शुद्ध है, मतलब एक प्रयोग के तौर पर कह रहा हूं कि ये सब शुद्ध है ताकि हम जांच सकें। और अब हम चलते हैं वर्ड में, और वर्ड में चल के हम एक बार देखते हैं, वहीं पर जाके कस्टम डिक्शनरी को प्रूफिंग में जाकर के, कस्टम डिक्शनरी और माई वाली डिक्शनरी थी, एडिट लिस्ट में जाएंगे तो देखिए सारे शब्द आ गए हैं। बिल्कुल, 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 मसाइल वगैरह सब आ गए हैं। और अगर हम इनको अब टाइप करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ भी सही जा रहा है, ये भी सही जा रहा है, ये भी सही जा रहा है। अच्छा, इसको शायद नहीं जोड़ा होगा हमने, बिल्कुल डाला था तो ये भी आ गया है। अब जो भी आपको ये डाला था, तो जितने शब्द उसमें हमने डाले हैं सबको ये पहचान रहा है कि ये तो शुद्ध शब्द है, क्योंकि हमने अशुद्ध शब्दों को वहां पर प्रयोग के तौर पर डाल के देखा। तो पुनः आपको बता दूं कि मैंने क्या किया। मैं माइक्रोसॉफ्ट मैं यहाँ गया नोटपैड में, यहाँ एक नई फाइल बनाई, और इस फाइल को जैसे मान लीजिए हम नई खोल लेते हैं, ब्लैंक फाइल बना के सेव कर दी। सेव एज में जाकर के इसको मैंने डाउनलोड में सेव कर दिया। माई डिक्शनरी के नाम से मान लीजिए मैंने यहाँ पर इसको सेव कर दिया सामान्य ढंग से डाउनलोड्स में। वहां जाके मैंने इसका txt जो था एक्सटेंशन, इसको बदल कर दिया DIC। इसको मैंने यस कर दिया। अब मैंने जाकर के इसको वहां पर इंपोर्ट कर लिया, उसी प्रूफिंग टूल में जाकर के कस्टम डिक्शनरी में आप जाएंगे, न्यू में जाकर के आपने कहा कि ये जो डाउनलोड में हमने बनाई है नई, इसको इंपोर्ट कर लीजिए। ये माई डिक्शनरी है, सेव कर लिया। इसने कहा एक बार वार्निंग देता है, वो दे दी, ओके कर दिया, ओके कर दिया। अब इसको हम यहाँ पर संपादित करेंगे, और उसके बाद इसको ओपन कर लीजिए आप, ओपन विद नोटपैड, और इसमें आप जो भी लिखते जाएंगे वो सारे शब्द वहां स्वतः पहुंचते चले जाएंगे।
तो ये मैं आपको दिखाना जरूरी समझता था, क्योंकि अधूरा नहीं छोड़ना चाहता था। व्यवधान इसकी वजह से थोड़ा उत्पन्न हुआ।